है वो कोई 8-9% के करीब है, जबकि रीजन में और खित्ते में 14, 15, 16 और 17% है। फ्रांस का टैक्स अच्छा सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, खबर आ गई है जो अभी हमने खबर दी थी उसमें कि 30% का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो कि पहले 20% था, फिर डेडलॉक आया पीपल्स पार्टी का इस पर मुतालबा के 40% हो, लेकिन 30% तक इजाफे की मंजूरी अब दे दी गई। वफाकी काबीना ने जनाब 30% इजाफे की मंजूरी दे दी है और फहद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा तफसील उनसे जान लेते हैं। फहद चौधरी बताइएगा, ये 100 से 150% तक इजाफे का मुतालबा किया जा रहा था, कुछ एहतजाज वगैरह भी हुआ था, लेकिन अब ये बात आई है खबर कि जनाब 30% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, तो मामला सेटल डाउन हो गए आप फिर? जी देखिए, वफाकी काबीना के इजलास में आज हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया कि तनख्वाहों में जो इजाफा है वो 40% तक हो, लेकिन वजीर खजाना इसहाक डार ने जराये के मुताबिक कंटेस्ट किया इस बात को और कहा कि वसाइल इस बात की इजाजत नहीं देते। तफसीली गौर खौज किया गया, 2 घंटे से जायद वक्त हो चुका है, वफाकी काबीना का इजलास जारी है और जराये का दावा है कि वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% एडहॉक रिलीफ की मंजूरी दे दी है। मोडेलिटीज अभी भी तय की जा रही हैं और मुमकिन है कि रनिंग बेसिक पर भी कोई इजाफे का ऐलान किया जाए, लेकिन फिलहाल जराये का ये कहना है कि 30% एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा। आइंदा बजट जो है, ये सारे मामला तो तय हो गए ना, अब ये इसी वजह से डिले हो रही थी तकरीर इनकी। जी मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। इसहाक डार साहब की तकरीर अब शुरू हो जानी चाहिए ना, मतलब ये इसी वजह से डिले हो रहा था मामला। जी बिल्कुल इसी वजह से डिले था और ये डेडलॉक आप कह सकते हैं कि काबीना के इजलास में था, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो उन्होंने बरमला कहा कि हम चाहते हैं कि 40% तक इजाफा हो और आज काबीना इजलास में भी इसी बात पर डेडलॉक रहा। पीपल्स पार्टी कह रही थी कि 40% इजाफा लाजमन किया जाए, वो भी रनिंग बेसिक पर, लेकिन वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि कम से कम जो है वो 1000 अरब रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ेगा अगर इतना इजाफा किया गया। इसका जो है वो मुल्क की मईशत मुतहम्मिल इसकी नहीं हो सकती। बहरहाल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि कम अज कम 30% तक जो है वो रिलीफ दिया जाए सरकारी मुलाजमीन को। इसी बिना पर अब ये फैसला सामने आया है कि 30% एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा फिलहाल सरकारी मुलाजमीन को। खबर तो आ गई है, इसहाक डार साहब भी आ जाएंगे और तकरीर शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि वैसे ही तकरीबन आप समझ लें कि 1.25 घंटे डिले का शिकार हो चुकी है तकरीर। शुजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी मजीद बात करते हैं। शुजा साहब ये बताइएगा, अब ये जो दीगर मामला था ना इत्तेहादी आपस में थोड़ा सा अब ये परेशानी का शिकार एक दूसरे के लिए बन रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई अपने हिसाब से बात करना चाह रहा है। तो आपको क्या लगता है जनाब, ये जो अभी बजट आ रहा होगा, अब ये थोड़ी देर बाद तकरीर शुरू हो जाएगी, उसमें सरकारी मुलाजमीन का तो पता चल गया जनाब 30% होगा, बाकी जो चीजें हैं उसमें कुछ रिलीफ मिलना है या नहीं मिलना है? देखिए सरकारी मुलाजमीन बड़े खुशकिस्मत है, अच्छा, क्योंकि बाकी जो अवाम है उसको बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलने वाला। अभी मियाँ साहब ने भी कहा और मेरे ख्याल में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास खुद भी इतनी गुंजाइश नहीं है और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से बजट को अप्रोच किया है वो मेरे ख्याल में गुंजाइश खुद ही अपने लिए नहीं छोड़ी है उन्होंने, कि जिस तरह से वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके चले। तो मैं बिल्कुल भी किसी किस्म की भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा, बल्कि आप ये देखें कि PSDP पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो पिछले साल रखा गया था या उससे पिछले साल रखा गया था, तकरीबन वही इस साल भी रखा गया, लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो 200% भी बढ़ गई है, कई जगहों पे 300% बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि अगर 900 अरब रुपए पहले रखे गए थे तो उसी प्रोजेक्ट को आज कंप्लीट करने के लिए कम से कम आपको 2000 अरब रुपए चाहिए होंगे, डबल से। तो आज वही इन्होंने अमाउंट रखी हुई है। इसका मतलब ये कि आपको आधे या उससे कम मनसूबे लगाने को ये वो काम करना होगा। तो जो गवर्नमेंट ने, एक और मैं चीज़ यहाँ पे बता दूं कि 5E की बात की गई कि हम एनर्जी पे और इक्विटी पे और एजुकेशन पे फोकस करेंगे और फिर हम स्टिमुलेट करेंगे इकोनॉमी को। देखिए ये बड़ा आसान होता है कि हम किसी भी डेवलप कंट्री से ये 5E या इस तरह के जार्गन्स को ले लें, लेकिन आप अपनी रियलिटी तो देखें। आप 5E's की बात करें, कितने % आपने एजुकेशन के ऊपर अभी बजट एलोकेट किया है? अभी बजट आएगा आपको पता चल जाएगा कि 1-1.5% आपके बजट का एजुकेशन सेक्टर को आप दे रहे हैं। एनर्जी सेक्टर की बात करें आपने कितने %, 0.5% या 1% आप एनर्जी को दे रहे हैं। इक्विटी की बात कर रहे हैं वो भी इसी तरह से 1-1.5% दे रहे हैं। 5E's जिसको आप कह रहे हैं कि ये मेन स्टे होगा, इसको हम फोकस करके इकोनॉमिक स्टिमुलेशन लेके आएंगे, पूरे बजट का आप 3-4% उसके ऊपर एलोकेट कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये किस तरह से
वो अपने जो मेन स्टे ये जो फोकस है उसको आगे लेके चलेंगे। तो ये बिल्कुल आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ रिलीफ टू द जनरल पब्लिक। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। चले देखते हैं, अभी थोड़ी देर में तकरीर भी शुरू हो जाएगी। आरिफ जीवा साहब, अभी जिस तरह हमारी मोहसिन साहब से ही बात हो रही थी कि इतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई है, फिर हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सारे सेक्टर्स जो हैं वो परेशानी का शिकार हैं। इस बजट को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको ये बजट जो आएगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं मोहसिन साहब की बात सुन रहा था। बात ये, सबसे पहली बात ये कि आप जब अपने घर का बजट 50,000 रुपये महीना या लाख रुपए महीना का आपका बजट होता है और जब इन्फ्लेशन आता है तो आपकी सबसे पहली कोशिश ये होती है, चाहे वो 25,000 सैलरी वाला बंदा हो, तो उनकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि उनके जो है वो खाने के अखराजात पूरे हों, उनके जो है वो यूटिलिटी बिल्स पूरे हों। ये जो एजुकेशन और ये जो सेहत है, ये जब सेहत ख़राब होती है तो फिर जो है वो बजट से जब आउट होती है तो फिर कर्ज लेना पड़ता है। ये जब एजुकेशन का मामला आता है, आप देखें हमारे यहाँ जो है एजुकेशन इतनी नीचे क्यों है, उसकी वजह ये है कि मैक्सिमम लोग जो है हमारे उस मुल्क की आबादी है वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रही। वो एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन सिर्फ ये फीसिस की वजह से नहीं दे पा रही। तो पहली तो बात ये कि जब हमारे पास बजट हमारा जो है वो अपने लोगों के लिए जो है वो खाना और जो रिहाइश है उसको पूरा करने के लिए नहीं है, तो बाकी चीज़ें तो सब सेकेंडरी हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि ये जो बजट आज आने वाला है, इस बजट को हम जो है वो अभी तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा ये हल्का झटका लगेगा इस कौम को। इसके बाद नवंबर दिसंबर में आपका एक और बजट आएगा जिसको मिनी बजट कहते हैं, और ये तो एक आदत बना ली हमने कई सालों से कि मिनी बजट तो हमने देना ही देना है। तो क्यों नहीं हम लोगों को एक दफ़ा बता दें कि जी इस साल आपने इस तरीके से इस तकलीफ के साथ जीना है। इस तकलीफ थोड़ी तकलीफ आज देंगे ये, कुछ ना कुछ और ये हमें शायद राहत है। एक खबर मैं दे दूं नाज़रीन को, फिर दोबारा आपकी तरफ आती हूँ कि ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की जो तनख्वाहें और पेंशन है उसमें इजाफा हो रहा है। पेंशन में 17.5% का इजाफे की मंजूरी दे दी गई है ज़राए के मुताबिक, और ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। इसी तरीके से ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% के इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। फहद चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा तफसील उनसे जान लेते हैं। फहद, बताइएगा इसकी जरा डिटेल्स क्या निकल कर आई हैं? जी देखिए, बिल्कुल वफाकी काबीना ने स्लैब वाइज इजाफे की मंजूरी दी है, और ज़राए के मुताबिक जो छोटे मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफे की मंजूरी दी गई है, जबकि 17 से 22 ग्रेड के जो अफसरान हैं उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफा किया जाएगा। इसी तरह जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 17.5% इजाफा मंजूर किया गया है, और ज़राए का कहना है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने इस हवाले से फिगर वफाकी काबीना में पेश किए, और कम से कम जो है वो 800 से 900 अरब रुपए का जो है वो इससे इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान है खजाने पर। सरकारी मुलाजमीन की ख्वाहिश तो ये थी कि 50% तक इजाफा किया जाए, और वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन जो बजट की सूरत हाल को देखकर जो है ये फैसला किया गया है कि 35% और 30% जो है वो इजाफा सरकारी मुलाजमीन को दिया जाए। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। सारी सूरत हाल से आप आ गए थे, मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन जैसे चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि करके तमाम चीज़ें अपने नाजरीन के सामने रख रहे हैं। अच्छा, मियाँ जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रहे थे। मियाँ जाहिद साहब, ये बताइएगा सर, जब भी हम बजट आ रहा होता है, हम तनख्वाहों की बात करते हैं, पेंशन की बात करते हैं, दीगर चीज़ों की बात करते हैं, सूद अदा करने की बात करते हैं, लेकिन वही एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, IT, इन तमाम चीज़ों की बात नहीं की जाती है। जाहिर सी बात है, तरक्की सर इन्हीं चीज़ों से होती है ना। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में हेल्थ और एजुकेशन जो है वो हमारी कभी भी तरजीह नहीं रही, और हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ज़ाहिर है कि हमें ज़्यादा स्पेंडिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसी से आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको मोबिलाइज़ करते हैं और उसको ग्रूम करते हैं, लेकिन वो हमारी कभी भी तरजीह नहीं रही। और आप देख लें कि हेल्थ और एजुकेशन पे हमेशा हमारा जो बजट है वो बहुत कम होता है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान, आपको पता ही है कि जो सिचुएशन है बहुत पीछे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप अपनी इंडस्ट्री और आपका जो खेत है उसकी जो प्रोड्यूस है उसको मार्केट तक लाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें हैवी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम खासे पीछे हैं। लेकिन पिछले दौरों में आपने देखा कि हमने मोटरवेज तो बनाई और उसका लिंकेज भी हमने बनाए, और CPEC के तहत भी हमने कुछ लिंकेजेस बनाने थे अपने शहरों के और अपने खेतों के मार्केटों के साथ,
तो उसके ऊपर अच्छा खासा काम हुआ और उससे तकरीबन 2% हमारा जीडीपी इंक्रीज़ होना था, लेकिन वो भी फिर बीच में रह गया। तो बहरहाल बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें करने की ज़रूरत है, और इस वक्त जो हमारी सबसे ज़्यादा जो पावर थेफ्ट है वो भी कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है। लाइन लॉसेस जो हमारे हो रहे हैं वो भी इसी की वजह से है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है वो मॉडर्नाइज नहीं है, और तकरीबन 600 अरब रुपए मैंने कल भी कहा था कि बिजली के शोबे में हम लॉस कर रहे हैं, जिसमें थेफ्ट भी है और जिसमें लाइन लॉसेस भी हैं और ट्रांसमिशन लॉसेज हैं। तो ये अगर इसके ऊपर हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर हो सकता आपको है। लगता है ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि जो भी माली साल का बजट आता है उसमें 80% जो होता है ना, जो टैक्स वसूलियों का हदफ होता है उसका 80% आपकी कर्ज और सूद की अदायगियों में चला जाता है। तो 80% अगर वहां चला जाएगा तो बाकी चीजों की